Hello everyone and all the students. Now I am again with you with another topic of management accounting of the unit second. Topic is preparation of cash flow statement. This is the part one of cash flow preparation of cash flow statement. I discuss with you the theoretical portion of the cash flow statement, preparation of cash flow statement, and basically preparation of cash flow statement. Now according to the accounting standard 3, it is revised standard. It is prepared in well-defined format, and for this purpose, necessary information are collected from various sources. So there are different sources from which we collect the informations for preparing the cash flow statement according to the AS3 accounting standard third. So the first thing is balance sheet, and balance sheet means first of all two balance sheets as two of consecutive dates are required, and one at the beginning of the period and other at the end of the पीरियड से पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर, तो हमें इनिशियल यानी बिगिनिंग और फिर एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर दोनों टाइम की जो बैलेंस शीट है वो हमें देखना होता है. This balance sheet provide the information related to increase or decrease in assets and liabilities affected flow of cash during the particular period. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बैलेंस शीट देखना है. बैलेंस शीट की यानी ओपनिंग बैलेंस शीट आप देख सकते हो, क्लोजिंग बैलेंस शीट, या टू पीरियड्स ऑफ बैलेंस शीट लाइक द बैलेंस शीट ऑफ ईयर 2018 एंड बैलेंस शीट एट द एंड ईयर ऑफ 2019. तो दोनों को कंपेयर करेंगे एंड क्या इंक्रीज हो रहा है, क्या डिक्रीज हो रहा है, असेट्स और लाइबिलिटीज information relating to the increase or decrease in terms of assets and liabilities. So you just collect the data from the balance sheet. तो क्या क्या चीज इफेक्ट पड़े और उसका फिर पर्टिकुलर ईयर में ड्यूरिंग कैश फ्लो कैसा हो रहा है वो सब हम इसमें फाइंड कर लेते हैं. सेकंड थिंग इसमें आती है इनकम स्टेटमेंट ऑफ करंट पीरियड. इनकम स्टेटमेंट करंट पीरियड का आपको इसमें फाइंड करना पड़ेगा और उससे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी होगी. तो इट इज जनरली इन द फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. जो इनकम स्टेटमेंट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, एज यू नो वेरी वेल, एंड ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के रूप में हो सकता है, एंड इट प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन इन रेस्पेक्ट ऑफ लाइक डेप्रिसिएशन, नॉन कैश आइटम, नॉन ऑपरेटिंग आइटम एक्सेट्रा. इससे रिलेटेड आइटम्स आपको इसमें मिलते हैं. And these information are required to find out the cash flow from operating activities by direct indirect method. अगर हम देखें तो इंफॉर्मेशन आपको रिक्वायर्ड होनी चाहिए, फाइंड आउट करनी है कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बाय इनडायरेक्ट मेथड क्या क्या होंगे. एंड इन केस ऑफ यूजिंग द डायरेक्ट मेथड, इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू परचेज, सेल्स एंड एक्सपेंसेस आर ऑब्टेन फ्रॉम दिस स्टेटमेंट. दो मेथड हम यूज करेंगे, आगे चल के आपको डिस्कस करेंगे. डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड यूज होते हैं. तो अगर हम डायरेक्ट मेथड यूज कर रहे हैं तो इन्फॉर्मेशन आपकी रिलेटेड टू परचेज, सेल्स एंड कैश एक्सपेंसेस इन्फॉर्मेशन हमें इस स्टेटमेंट से लेनी होती है. लेकिन अगर हम इनडायरेक्ट मेथड यूज कर रहे हैं तो हमें ऑपरेटिंग जो एक्टिविटीज हैं उनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन को हमें इसमें लेना होता है. यानी कि फाइंड आउट द कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की इंफॉर्मेशन को हमें फाइंड करना होता है. थर्ड थिंग है एडिशनल इंफॉर्मेशन. मीन्स इस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन के अलावा कुछ हमारी एडजस्टमेंट या एडिशनल इंफॉर्मेशन भी होती है. इट इंक्लूड्स द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू डिस्ट्रीब्यूशन of dividend, purchase and sales of fixed assets, पेमेंट ऑफ टैक्सेस एक्सेट्रा. ये कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है जो हमें पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन इस कैश फ्लो स्टेटमेंट को बनाने के लिए रिक्वायर्ड होती है. यानी कि हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड का जो टर्म है वो कितना डिविडेंड हमें कितने परसेंटेज है, या जो चेंजेस आ रहे हैं इन दोनों ईयर्स में पर्टिकुलर, वो क्या होते हैं उनको देखना पड़ेगा. इसके अलावा परचेज एंड सेल्स ऑफ फिक्स असेट्स का क्या इम्पैक्ट इसके ऊपर पड़ेगा, पेमेंट ऑफ टैक्सेस हैं उनका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, वो सारी चीजें हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट में लानी होती है. तो इनको देखना जरूरी है. फोर्थ थिंग द कैश फ्लो फ्रॉम वेरियस एक्टिविटीज. अलग अलग तरह की एक्टिविटीज होंगी आपकी. तो अकॉर्डिंग टू द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थर्ड, द एक्टिविटीज ऑफ एन एंटरप्राइज may be divided or are divided into three categories: operating activities, investing activities and financing activities. So these are the three main activities in the any in organization or in any enterprises, as not inflows or net use of cash in such activities is calculated separately etc. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सेपरेटली इनको कैलकुलेट करना है, उसके बाद हम एक कंबाइंड कैश फ्लो स्टेटमेंट तैयार करते हैं. देन फिफ्थ वन इज नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश.
This is another information which we required from for preparing the cash flow statement, increase or decrease in cash. So total cash flow from three activities as mentioned in the above point. तो रिजल्ट एज नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन केस ऑफ पार्टिकुलर पीरियड वो उन इंफॉर्मेशन से हमें एक्टिविटीज से मिल जाता है. नेक्स्ट थिंग इज रिकंसिलेशन ऑफ बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स. रिकंसिलेशन करना, रिकंसिलेशन में देखते हैं कि जो फाइनली बैलेंस ऑफ कैश या कैश इक्विवेलेंट्स है एट द बिगनिंग और एट द एंड of the period are mentioned, and both these balances are reconciled with the help of the amount of net increase or decrease in cash or as obtained under the point increase or decrease in cash in the point of fifth. अगर हम देखें ऊपर के पॉइंट में भी आपने आपको बताया कि ये भी हमें देखना होता है, पर्टिकुलर अलग अलग एक्टिविटीज ऑपरेटिंग फाइनेंसिंग इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से हमें पता चल जाता है. Reconciliation of balances of cash and cash equivalent I discussed with you, and finally balance of cash and equivalent and cash equivalent at the beginning and at the end of the period are mentioned, and both these balances are reconciled with the help of amount of net increase or decrease as obtained under the various activities of operating activities, investing activities, and financial activities. Then seventh one is working note. Working note means some if some calculation have been made in respect of that purchase and sales of assets and issue of redemption of capital and etc. They should also be explained clearly with the help of working notes. अगर हम उसको represent करते हैं, explain करते हैं, तो ये एक कैश फ्लो स्टेटमेंट को बनाने में काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं. तो ये तरीके हैं अलग अलग इंफॉर्मेशन जो हमें कलेक्ट करनी होती है. तो दीज आर द वेरियस इंफॉर्मेशन विच वी रिक्वायर टू प्रिपेयर. Primarily we need for preparing the cash flow statement, the balance sheet, information of balance sheet, income statement and of current year, additional information, cash flow from various activities, net increase or decrease in cash, reconciliation of balances of cash and equivalent, and working note. And this is the classification of cash flow, or as per the accounting standard 3, it lays down a format for cash flow statement, and according to this format, cash flow should be calculated by dividing the three categories. Cash flow activities, the first activity is operating activities, second is investing activities, and third is financing activities. So these are the three main activities in which we categorize the cash flow statement. And first of all, we just prepare the cash flow activity, cash flow statement of operating activities, cash flow statement of investing activities, cash flow statement of financing activities. Then we prepare the final cash flow statement. So on the basis of these, and then move. The first one is operating activities, an accounting item that indicate the revenue earned by a company. It is in its normal course of operation, whether it to be manufacturer, trading or service business. तो फर्स्ट थिंग हमें एक्टिव ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आपको जैसे पता है कि क्या होती है. तो बेसिकली ऐसी एक्टिविटीज जो रिवेन्यू को इंडिकेट करती है, किसी भी कंपनी के रिवेन्यू अर्न जो हम करते हैं बिजनेस में, प्रॉफिट या जो हम कमाते हैं उसको रिवेन्यू अर्न में अगर हम देखें तो कंपनी ऐसी कंपनी जो है नॉर्मल कोर्स ऑफ ऑपरेशन नहीं है, वेदर इट टू बी मैन्युफैक्चर कंपनी हो या ट्रेडिंग कंपनी हो या सर्विस कंपनी हो, कोई भी तरह का बिजनेस हो सकता है. बट रिवेन्यू अर्न जो इस सेक्शन में आता है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से बनकर आता है. तो इट इंक्लूड द EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, प्लस डेप्रिसिएशन माइनस टैक्सेस. अगर हम ये करेंगे तो आपको ये चीज़ें भी इसमें मिलेंगी. EBIT आपको लेना है, उसमें प्लस डेप्रिसिएशन करेंगे और माइनस टैक्सेस कर देंगे. And it however does not include long-term capital or investment cost. Cash flow from operating activities, they involve the different activities and financial activity. क्या क्या activities ये involve करता है, जैसे कि ये हम आपको यहाँ present कर रहे हैं, like the cash received from the sales of goods and services. जो भी हमने goods and services को बेचा है, सेल किया है, तो उनकी उससे जो पैसा हमें मिलेगा वो cash received. Cash received from royalties, फी, कमीशन एंड अदर रेवेन्यू. जो भी अन्य सोर्सेज हैं इसके अलावा, रॉयल्टी, फी, कमीशन के अलावा भी कोई अनदर सोर्सेज हैं जहां से पैसा आपको मिल सकता है, कैश रिसिप्ट हो रहा है, वो भी आपका इसमें आता है.
अनदर थिंग इज कैश पेमेंट टू द सप्लायर फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। अगर हम खरीद रहे हैं तो उनको पेमेंट हम करेंगे तो उसका डिटेल ही आएगा। कैश पेमेंट टू एंड ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉयज, अगर एम्प्लॉयज को या उनके बिहाफ पे अगर हम कहीं जो है पेमेंट कर रहे हैं तो वो इसमें आएगा। देन रिसिप्ट एंड पेमेंट ऑफ इंश्योरेंस कंपनी एंड फॉर प्रीमियम एंड क्लेम एन्युटी एंड अदर पॉलिसी बेनिफिट्स। अगर हम कैश रिसिप्ट या पेमेंट कर रहे हैं इंश्योरेंस को, कंपनी को, या क्लेम के लिए, एन्युटी के लिए, या कोई अन्य बेनिफिट्स ऑफ पॉलिसी, तो वो भी आपके इसमें आ जाएंगे। देन कैश पेमेंट और रिफंड्स of income taxes unless they can specifically be identified with financing and other activities। तो कोई भी पेमेंट है या रिफंड है जो इनकम टैक्स के द्वारा मिल सकता है कई बार, या अलग एक्टिविटीज हम अर्न करते हैं तो वो भी आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जाता है। कैश रिसिप्ट एंड पेमेंट रिलेटिंग टू फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट और ट्रेडिंग कॉन्ट्रैक्ट। So cash receipt and payment relating to future contract, option contract and swap contract when the contracts are held for dealing or trading the purpose। तो जब भी इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे उन कॉन्ट्रैक्ट्स में भी कैश रिसिप्ट या पेमेंट होगा, वो भी हमारा इनका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के रूप में देखा जाता है। देन सेकेंड एक्टिविटी है आपकी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज। तो बेसिकली इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज इट इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आर the acquisition and disposal of long-term assets, acquisition and disposal of long-term assets and other investment not included in cash equivalent। यानी कि assets या long term assets वगैरह को खरीदना और बेचना जो होता है उसको हम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज में रखते हैं। यानी कि अगर पुरानी assets होगी उनको बेच दिया, वो भी हमारा इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड था, उस पर बेनिफिट हुआ या लॉस हुआ वो हमें देखना पड़ेगा। या एक्विजिशन हम खरीद रहे हैं तो असेट्स एंड अदर इन्वेस्टमेंट जो भी, बट नॉट इंक्लूडेड इन कैश इक्विवेलेंट, लेकिन कैश इक्विवेलेंट नहीं होने चाहिए, उस तरह की एक्टिविटी जो है वो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज में आती है। दीज एक्टिविटीज इंक्लूड द ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग परचेज एंड सेल्स ऑफ लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिव असेट्स लाइक मशीनरी एंड लैंड। इस तरह की एक्टिविटीज में जो भी ट्रांजेक्शन, जैसे हमारे लैंड खरीदना है, मशीनरी खरीदना, फर्नीचर खरीदना है, या जो भी हमारे मेन बिजनेस में कंसर्न में होती हैं चीजें, उनको हम यहाँ पर लिख रहे हैं। विच आर नॉट हेल्ड फॉर रीसेल, लेकिन ऐसी चीजें जिनको रीसेल के लिए नहीं खरीदा जाता है, मीन्स ट्रेडिंग नहीं होनी चाहिए। अगर हम ट्रेडिंग करते हैं तो वो हमारी एसेट्स नहीं कहलाती है। अगर आप बिजनेस करते हैं बट मशीनरी का बिजनेस करते हैं तो मशीन खरीदेंगे तो मशीनरी रीसेल के लिए खरीद, वहां पर इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज नहीं होगी, वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जाएगा। लैंड है आपका एसेट्स, अगर हम रियल एस्टेट में काम करते हैं, लैंड परचेज सेल करते हैं या बनाकर सेल, तो वो आपका इसमें नहीं आएगा। तो इन्वेस्टमेंट बेसिकली वो इन्वेस्टमेंट जब हम पार्टिकुलरली उस चीज में इन्वेस्ट करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। तो दीज आर द सम एक्टिविटीज कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में हम कुछ एग्जांपल हैं, जैसे क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कैश पेमेंट, कैश पेमेंट फॉर परचेज एंड एक्वायरिंग फिक्स असेट्स इंक्लूडिंग द इंटेंजिबल असेट्स। ऐसी कोई भी असेट्स, फिक्स असेट्स जो इंटेंजिबल भी होंगे लेकिन उनके लिए जो पेमेंट किया जा रहा है परचेज करने या एक्वायर करने के लिए, वो इसमें आएगा। कैश रिसिप्ट फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ फिक्स असेट्स, असेट्स इंटेंजिबल भी हो सकती है तो रिसिप्ट और डिस्पोजल भी होगा। कैश पेमेंट फॉर एक्वायरिंग शेयर्स, डेट इंस्ट्रूमेंट, वारंट्स ऑफ अदर इंटरप्राइजेस एंड इंटरेस्ट इन जॉइंट वेंचर्स। Another is cash receipt from the sale of shares, debt instrument, warrants and other enterprises and interest joint venture, including the receipt of those considered as equivalent or held for dealing or trading purposes in the operating activities. Then cash advances and loan made to the third parties. कोई भी कैश एडवांस या लोन अगर हम थर्ड पार्टी से रिलेटेड है, These do not include loan and advance made by the financial enterprises। तो इस तरह की बहुत सारी एक्टिविटीज है, सब एग्जांपल्स है आपके सामने डिस्कस किए। तो ऐसे बहुत सारे कैश फ्लोज हैं जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आते हैं। देन थर्ड एक्टिविटी इज फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। Financing activities are the activities that results in change the size and composition of owner's capital। तो ऐसा एक्टिविटी जो ऑनर्स की जो कैपिटल होती है उसमें चेंज कर देता है, साइज और टर्म्स में चेंजेस आते हैं, रिजल्ट्स में चेंज आते हैं। ये तो मींस इंक्लूडिंग द प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ईज ऑफ कंपनी एंड अदर बोरोइंग ऑफ द फर्म इज आल्सो देयर।
तो ऐसी एक्टिविटीज जिनमें कभी भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज वही एक्टिविटीज होती हैं जहां पर पार्टिकुलरली किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के साइज में इफेक्ट पड़ता है, या तो उसकी कैपिटल बढ़ेगी या घटेगी, ओनर्स कैपिटल इंक्रीज और डिक्रीज होता है। कंपोजिशन ऑफ द ओनर्स कैपिटल की बात यहाँ पर की जाती है। क्या क्या एक्टिविटीज इसमें हो सकती हैं? लाइक कैश प्रोसीड फ्रॉम द इश्यू ऑफ इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस और इक्विटी शेयर्स के प्रोसीड करने पर जो भी आपको कैश प्रोसीड होता है, जो मिलता है, वो आपका यहाँ पर आएगा। कैश प्रोसीड फ्रॉम द इश्यू ऑफ डिवेंचर, बॉन्ड्स और शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म बोरोइंग। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स करने के बाद जो भी आपको कैश प्रोसीड होता है वो यहाँ पर आएगा। कैश रीपेमेंट्स ऑफ अमाउंट बोरोड, जो पैसा आपने लिया है, किसी से उधार लिया, क्रेडिट लिया, वो रीपेमेंट ऑफ बोरोड अमाउंट अगर आप करते हैं तो पेमेंट में जाएगा। कैश पेमेंट टू रिडीम प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस शेयर रिडीम्ड हो रहे हैं या डिवेंचर रिडीम हो रहे हैं, उनका रीपेमेंट आप कर रहे हैं तो वो भी कैश पेमेंट में जाएगा। पेमेंट ऑफ डिविडेंड ऑन शेयर्स, जो भी हम डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर्स पे देते हैं वो यहाँ पर आपके पेमेंट में जाएगा। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर एंड लोन्स। तो दीज आर द सम एक्टिविटीज विच आर रिलेटेड टू फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो कैश फ्लो फ्रॉम these activities in the financial activities are included. So these are the some examples. I hope you understand, and if you want to know more, then go for the management accounting by Dr. K.L. Gupta, and another is Dr. Ashan Maheshwari. So thank you. I'm all this watching, and share and like this particular topic and all the videos. Thank you.